यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज यह वीडियो एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी पेपर 3 अर्बन ज्योग्राफी के संदर्भ में है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है एमए के लिए और साथ ही साथ नेट और यूजीसी और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी यह जो टॉपिक है इसके संदर्भ में प्रश्न लगभग बनता ही है। अतः आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टॉपिक का जो नाम है वो है केंद्रीय स्थान सिद्धांत, यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। केंद्रीय स्थान सिद्धांत यानी इंग्लिश में अपन इसको सेंट्रल प्लेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह जो सिद्धांत है, पहला जो प्रश्न इसमें कंपटीशन की दृष्टि से भी बनता है, तो यह सिद्धांत किसने दिया और कब दिया, और ये जो सिद्धांत है किस क्षेत्र या किस स्थान को ध्यान में रखते हुए उस विद्वान ने दिया है, उसके संदर्भ में इससे प्रश्न बनते ही रहते हैं। अतः आपको यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको आपको समय समय पर इसका अवलोकन करते रहना है, क्योंकि इससे इतने अनेक प्रश्न बनते हैं जिसका उत्तर ये सिद्धांत जो है आपके सामने होते हुए भी आप इसको अच्छे से उसका उत्तर देने में सामान्यतः कठिनाई महसूस होती है। अतः इसको आपको अच्छे से देखना है। अब जो है अपन इसमें देखेंगे, सबसे पहला जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। तो सिद्धांत का जो नाम है वो है केंद्रीय स्थान सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है मुख्य रूप से जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिक यानी भूगोलवेत्ता जिसको हम कह सकते हैं, वाल्टर क्लिस्टलर ने इसको दिया था। ये क्या है, जर्मन विद्वान थे और जिसको ये मुख्य रूप से क्या है, अर्थशास्त्री थे। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये भूगोल की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः क्रिस्टलर एक जर्मन अर्थशास्त्री था, उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 में किया। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। यानी ये जो सिद्धांत किसने दिया है, वाल्टर क्लिस्टलर ने दिया, और कब दिया, 1933 में दिया। इसके पश्चात 1938 में इसके अंतर्गत क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अधिवेशन में भी एक शोध पत्र द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। इसका सिद्धांत नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के वितरण के बारे में था। यह जो सिद्धांत मुख्य रूप से क्या था, अधिवासों के वितरण के संदर्भ में था। और वो जो अधिवास थे वो कौन से, ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां हैं उन बस्तियों के वितरण के बारे में यह सिद्धांत मुख्य रूप से दिया गया। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ठीक है। उनके विचार पर उनके गुरु J.H. कोहल, वान थ्यूनेन तथा अल्फ्रेड वेबर और जर्मनी के बस्ती भूगोलवेत्ता रॉबर्ट ग्रेडमैन का प्रभाव था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इसी सिद्धांत के ऊपर जो इनके विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो गुरु थे J.H. कोहन और वान थ्यूनेन, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, केंद्रीय स्थान के संदर्भ में जो सिद्धांत किन्होंने दिया था, अल्फ्रेड वेबर। तो इन्होंने क्या है, लोकेशनल जो थ्योरी जो दी थी उद्योगों के संदर्भ में उस, और वान थ्यूनेन ने 1826 में जो दिया था कृषि अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में भी जो इनके विचारों का इनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव इसके पड़ा था, क्रिस्टलर के ऊपर। प्रारंभ में जर्मनी में उनके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सिद्धांत है जर्मनी के ही अर्थशास्त्री थे, तो जर्मनी के ऊपर इनके विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1940 से 45 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके विचारों को काफ़ी ध्यान से सुना गया। उनके बाद से इस विचारधारा को अन्य देशों में भी महत्व मिलना शुरू हुआ। इस सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि एक नगरीय केंद्र को उत्पादक भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आधारित रखता है। उस केंद्र की सत्ता इसलिए बनी रहती है कि वह अपने चारों ओर के प्रदेश को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वो जो बस्ती होगी जो क्या है, एक निश्चित क्षेत्रफल पर उत्पादक भूमि के ऊपर अवस्थित होगी, और वो क्या है, उस प्रदेश की जो क्षेत्र है उसके चारों ओर जो भी केंद्र है उसके चारों ओर के प्रदेश को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करता है। आदर्श रूप में नगर अपने उत्पादक क्षेत्र से केंद्र में होना चाहिए। शिकागो की स्थिति के बारे में वह कहता है कि यह मध्य पश्चिम जो कि एक उत्पादक क्षेत्र है के कारण यहाँ पर बसा है, जबकि गौण कारण उसका मिशिगन झील के तट पर बसे होने का प्रभाव है। अर्थात मध्य पश्चिम की उत्पादकता ने इस नगर की स्थापना व विकास पर प्रभाव अधिक डाला है, जबकि मिशिगन झील की स्थिति से ने कम। अगर वहाँ पर झील क्या है, झील जो है उसके कारण जो वहाँ पे इसका प्रभाव जो अपने को कम दिखाई दे रहा है। वास्तविक रूप में एक नगर उत्पादक क्षेत्र के मध्य में बसा होना चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना है। वास्तविक रूप से क्या है, कोई भी जो नगर है वो उत्पादक क्षेत्र के मध्य में बसा होना चाहिए। अगर वहाँ पर झील नहीं होती तो भी मध्य पश्चिम की शहरी जनसंख्या उतनी ही होती जितनी की वह अब है। वास्तविक रूप में नगर जो है, आपको मैंने पहले बता दिया है, वो कहाँ होना चाहिए, उस क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए। वान थ्यूनेन और इनके जो विचारों का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो अपन जो इसमें अपन देखेंगे तो ये जो है अपने क्रिस्टलर ने जो मुख्य रूप से इसके बारे में जो विचार दिए हैं, ये अपने को ध्यान से अपने को सुनना भी है और इसको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लेना है। क्रिस्टलर के ऊपर जो विचार जो भी आपके इनके ऊपर पड़े थे प्रभाव, तो यानी वान थुनेन के सिद्धांत के अनुरूप ही है यह सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो है प्रमुख रूप से वास्तविक रूप में एक नगर जो है वहाँ कहाँ होना चाहिए, उसके क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए। क्रिस्टलर की संकल्पना वान थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुरूप ही है, इसलिए क्रिस्टलर का सिद्धांत भी केंद्रीय स्थान सिद्धांत है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है, अभी आपको एक बार फिर रिवीजन हो रहा है। क्रिस्टलर महोदय ने यह सिद्धांत दक्षिणी जर्मनी, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछते रहते हैं। ये जो सिद्धांत है जर्मनी जो है उस जर्मनी की जो दक्षिणी जर्मनी है, जर्मनी में भी दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के आधार पर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, जो ये जो सिद्धांत दिया था जर्मनी के विद्वान है, और जर्मनी में भी जो क्षेत्र है वो कौन सा है, दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, उनके वितरण के आधार पर। उसने प्रशासन, स्वास्थ्य, समाज सेवा, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का संगठन, व्यापार, वित्त, सेवा, उद्योग, श्रम बाजार एवं का संगठन और ट्रैफिक आदि को केंद्रीय सेवाएं माना। इन सब सेवाओं को 3 वर्गों में, निम्न, मध्यम और उच्च में इन्होंने विभाजित किया था। इन सेवाओं को क्या है, उन्होंने किस में विभाजित किया था, 3 वर्गों में, उच्च, मध्यम और निम्न, या फिर नीचे से चले अपन तो निम्न, मध्यम और उच्च सेवाओं के रूप में इन्होंने विभाजित किया था। अब जो है अपन देखें तो आगे अपन देखेंगे इसमें क्रिस्टलर महोदय ने यह सिद्धांत जो है किस क्षेत्र को आधार पर दिया था, तो आपको ध्यान रखना है, यानी दक्षिणी जर्मनी।
उन्होंने औसत जनसंख्या, बस्तियों की आपस में दूरी और उनका आकार तथा उनके देहात क्षेत्र यानी कंट्री साइड की जनसंख्या की गणना करके षटकोणीय सिद्धांत के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो सिद्धांत वो जो है, उनके जो आकार वो कैसा है, इन केंद्रों के जो बाहरी जो क्षेत्र है वो क्या है, षटकोणीय के आकार पे बसे हुए हैं, सिद्धांत के बारे में बताया। इस प्रकार का प्रतिरूप निम्न दशाओं में ही विकसित हो पाता है। पहला जो है वो है उस क्षेत्र की एक समान स्थलाकृति हो, यानी ये क्या इनकी मान्यता है। ठीक है, इस सिद्धांत की, ये सिद्धांत की मान्यता के संदर्भ में भी सामान्यतः कंपटीशन में प्रश्न पूछते रहते हैं, तो ये जो मान्यता है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यानी ये जो मान्यता है उन मान्यताओं को आपको अच्छे से देखना है। पहली जो मान्यता क्या है, यानी उस क्षेत्र की एक समान स्थलाकृति यानी यूनिफॉर्म टोपोग्राफी होनी चाहिए, ताकि किसी एक स्थान को दूसरे स्थान के मुकाबले में अधिक या कम ढाल की दशा में कोई लाभ हानि न हो और भौतिक दशाओं का परिवहन मार्गों पर कोई प्रभाव न हो। दूसरा जो है वो है उस क्षेत्र में जनसंख्या का समान वितरण, समान विशेषताएं तथा उनकी क्रय शक्ति भी समान होनी चाहिए, यानी जनसंख्या का वितरण भी समान होना चाहिए, समान विशेषताएं होनी चाहिए और उनकी क्रय शक्ति भी समान होनी चाहिए। तीसरी जो है मान्यता जिसको अपन कह सकते हैं, तो तीसरी मान्यताओं के रूप में अपन देखें तो तीसरी क्या है, उस क्षेत्र में किसी भी दिशा में जाने पर यातायात व्यय समान होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसमें इस सिद्धांत की जो मुख्य जो मान्यता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र में किसी भी दिशा में जाने पर यातायात व्यय समान होना चाहिए। उस क्षेत्र की चौथी जो है वो क्या है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी स्थान को प्राथमिक उत्पादनों जैसे अनाज, लकड़ी, कोयला के लिए कोयला आदि के उत्पादन में दूसरे स्थान की अपेक्षा विशेष सुविधा न मिले। उन्होंने ये जो हो गई इनकी मुख्य रूप से जो मान्यता है जिसको अपन कह सकते हैं, या विकास के लिए जो आदर्श दशाएं जिसको अपन कह सकते हैं ये भी, तो उन्होंने छोटे केंद्रों के बीच 7 से 9 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की, क्योंकि एक व्यक्ति आसानी से 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर चल सकता है। अतः उस केंद्र के चारों ओर इतनी दूरी का सेवा क्षेत्र या बाजार क्षेत्र जिसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल सर्विस एरिया और सेल मार्केट एरिया कहलाएगा। ये केंद्र बाजार केंद्र, ये केंद्र क्या है, बाजार केंद्र या जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मार्केट सेंटर कहलाएंगे। इसके षटकोणीय, इनकी क्या है, षटकोणीय बाजार, क्या है, षटकोणीय बाजार और जिसको अपन क्या कह सकते हैं, हेक्सागोनल भी कह सकते हैं इंग्लिश में। क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, ये इन्होंने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, इनके षटकोणीय बाजार का क्षेत्रफल जो है 2700 होगा इनकी जनसंख्या, और इनका जो क्षेत्रफल है 45 वर्ग किलोमीटर होगा। और दक्षिणी जर्मनी के औसत घनत्व के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी, 2700 होगी। ये आपको अभी भी बताएं, जनसंख्या कितनी होगी, 2700 होगी। यह केंद्र निम्न स्तर के केंद्रीय कार्य करता है। यहाँ रजिस्ट्रार का दफ्तर, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे होगी, जो सेवाएं जो देगा वो, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का दफ्तर, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर, दंत चिकित्सक, पशु चिकित्सक कुछ केंद्रों में, ठीक है, सभी केंद्रों में नहीं, कुछ केंद्रों में, ठीक है। एक छोटा होटल, जिला बैंक की स्थानीय शाखा, क्राफ्ट्समैन, मरम्मत कार्य की दुकानें, शराब दुकानें आदि इसमें होगी। ठीक है, अब जो अपन देखें बनाने की जो कारखाने यहाँ पे होंगे, शराब बनाने के कारखाने और मिले, प्रधान डाकघर, टेलीफोन एवं रेलवे स्टेशन आदि सेवाएं, कार्य बाजार क्षेत्र,
यानी जिसको अपन क्या कह सकते, कार्य बाजार क्षेत्र को, मार्केट एम के कैपिटल एम के पर इसका जो सिंबल दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलर ने आगे बताया कि जैसे जैसे केंद्रों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका सेवा क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। बाजार केंद्र से उच्च स्तर के केंद्र, बाजार केंद्र से उच्च स्तर के केंद्र √3 × 7 या 12 किमी की दूरी पर स्थापित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। √3 × 7 या 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगे सेवा केंद्र, और उनका सेवा क्षेत्र भी 3 गुना बड़ा होगा। इस प्रकार से इससे उच्च स्तर के केंद्र √3 के हिसाब के अंतर पर स्थित हो जाएंगे। उनका सेवा क्षेत्र और उनकी जनसंख्या, उनके निम्न स्तर के केंद्र प्रत्येक एक दूसरे से 3 गुना कम या अधिक होंगे, जैसा कि अग्रलिखित सारणी में से ये आपको विदित हो जाता है। तो इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले जो है अपन देखेंगे तो ये जो है केंद्रीय स्थान जो दे रखा है, जो बाजार जिसको एम जो है, नगरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 7, केंद्रों की जनसंख्या कितनी है, 1000, और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर, और सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, टोटल 2700। उसके बाद में जो दूसरा जो ए जो आता है, उस ए के बारे में जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रशासकीय केंद्र, ये क्या है, प्रशासकीय या जिसको अपन राजकीय सेवा केंद्र जिसको अपन देखें, ठीक है। तो इसमें जो है आपको दूसरा जो ए जिसको अपन के इन्होंने सिंबल दिया है, यानी जिसको क्या है, टाउनशिप कह सकते हैं, ये जो है इन नगरों के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी होगी, 12 किलोमीटर। केंद्रों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे केंद्रों की जो जनसंख्या है, वो केंद्रों की जनसंख्या यहाँ पे होगी 2000, और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 135 वर्ग किलोमीटर, और सेवा क्षेत्र की जो कुल जो जनसंख्या है वो होगी 8100। तीसरा जो है वो है केस, सिंबल दिया है, यानी काउंटी सीट। नगरों के बीच की जो दूरी है वो है 21 किलोमीटर। इसके बाद में अपन देखें तो केंद्रों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 4000, और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो है 400 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या टोटल जो है सेवा क्षेत्र की वो है 24,000। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट सिटी, ये जिसका सिंबल इन्होंने बी दिया है, और ये जो बी जो है वो इनके बीच जो दूरी जो है वो है नगरों के बीच 36 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट सिटी के बीच में, ठीक है। और जनसंख्या, केंद्रों की जनसंख्या जो है वो है 10,000। उसके बाद में सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 1200 वर्ग किलोमीटर, और टोटल जो सेवा क्षेत्र की जो जनसंख्या है, सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, यानी 75,000। उसके बाद में छोटा राज्य राजधानी जो है वो जी के रूप में इन्होंने बताया है, और नगरों के बीच की जो दूरी है वो है 62 किलोमीटर, और केंद्रों की जनसंख्या 30,000, और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो है 3600 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या सेवा क्षेत्र की जो टोटल है वो है 2,25,000। इसी प्रकार प्रांतीय प्रधान नगर जो है उनकी जो दूरी जो है दो नगरों के जो बीच की वो है 108 किलोमीटर, टोटल जनसंख्या 1,00,000, और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल है 10,800, और सेवा क्षेत्र की टोटल जनसंख्या है 6,75,000। और प्रादेशिक राजधानी जो इन्होंने सिंबल जो एल दिया है, और इनकी जो राजधानी की जो इन दोनों नगरों के जो बीच की दूरी है 182 किलोमीटर, टोटल जनसंख्या है 5,00,000, और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल है 3200, यानी 3,24,000। इसके बाद में यानी 32,400, सॉरी, ये जो सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 32,400, और टोटल जो सेवा जो क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो है
20 लाख और 25,000। 20 लाख कितने हैं? 25,000। तो ये जो आपने इस टेबल में आपने को अच्छे से देखा है, इस टेबल की बात करें तो आपको इसको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लेना है ताकि आपको समय समय पर इसका अवलोकन आप कर सको। अब जो है अन्य केंद्रीय स्थानों की जो विशेषताएं हैं, जिसमें इन्होंने ये जो इस टेबल में आए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो निम्न स्तर का जो प्रशासकीय जो केंद्र होता है प्रशासनिक, उसका उन्होंने क्या नाम दिया है? टाउनशिप, यानी एमस्ट्रॉड जो है निम्न स्तर का प्रशासकीय केंद्र होता है जो आमतौर पर 3 बाजार केंद्रों, कितने हैं? 3 बाजार केंद्रों तथा उनके सेवा क्षेत्रों की सेवा करते हैं। यह केंद्र पुलिस, न्यायालय, पुस्तकालय, प्राथमिक स्कूल, संग्रहालय, दवाई विक्रेता, पशु चिकित्सालय, बैंक, सिनेमा, स्थानीय व्यापार परिषद और विशेष वस्तुओं की बिक्री की दुकानें रखते हैं जो प्रमुखतः रेल मार्ग पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो है किसकी विशेषता है? टाउनशिप केंद्र यानी एमस्टर, यानी जिसको इन्होंने ए सिंबल के रूप में दिया है। दूसरा जो है वो है काउंटी सीट केंद्र, यानी काउंटी सीट जो केंद्र हैं जिसका इन्होंने जो सिंबल दिया है के, यानी क्रिस्टेड को इन्होंने के रूप में दिया है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासकीय केंद्रों के रूप में उदित हुए और वहाँ पर क्या है? प्रशासन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। यह केंद्र क्रिस की राजधानी के रूप में रहा है। तीसरा इन्होंने जो अन्य जो ये नाम दिया है जो प्रशासकीय, वो है डिस्ट्रिक्ट सिटी यानी जिला नगर। जिला नगर जो है जिसका इन्होंने सिंबल बी दिया है, ब्रिजिक। ठीक है, तो केंद्रों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह प्रशासकीय केंद्र है। आर्थिक दृष्टि से इन केंद्रों का बड़ा महत्व है। जर्मनी में क्रिस यानी के और ब्राज़ील यानी बी केंद्रों को क्रमशः स्टैंडेन या टाउनलेट और स्टेल्ड टाउन का नाम दिया गया है। इनमें क्या है? बी जो है, इनमें क्या है? बी इन्होंने क्या है? बी जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है? बी केंद्र टाउन की सभी विशेषताएं रखता है तथा के से भी बड़े क्षेत्र की सेवा ये करता है। इस क्षेत्र पर जिला श्रम दफ्तर और उच्च शिक्षा संस्थान, विशेषज्ञ चिकित्सक और कई सिनेमाघर, विशेष वस्तु की बिक्री की दुकानें, गोदाम, दैनिक समाचार पत्र, कई जिला बैंक, कई डाकघर आदि सेवाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। ब्रिटेन में इस प्रकार के जो केंद्र को क्या है? काउंटी मार्केट टाउन का नाम दिया जाता है, जैसा कि वहाँ ब्यूरे स्टेट एडमंड्स नाम का केंद्र है यहाँ पे। अब है छोटा राज्य राजधानी, जिसको क्लस्टर्ड यानी जी नाम से पुकारा गया है। तो ये नाम के जो ये केंद्र की तुलना फ्रांस के छोटे प्रांत से की जा सकती है। इस केंद्र का नाम जर्मनी की पुरानी सामाजिक इकाइयों जैसे गॉय यानी GAU कहा जाता था के आधार पर रखा गया है। और प्रांतीय नगर यानी प्रोविंजरेट यानी जिसको पी नाम से पुकारा है, यानी यह 1 लाख की जनसंख्या रखने वाला नगर है। यह केंद्र जिसको अपन कह सकते हैं प्रादेशिक राजधानी नगर, जिसको लैंड शेल्ड यानी जिसको एल के नाम से इन्होंने शॉर्ट में कैपिटल एल, यानी 5 लाख की जनसंख्या रखने वाले केंद्र है और ये पूरे प्रदेश की राजधानी होते हैं। इस प्रकार के नगर जर्मनी, इटली और स्पेन में बड़े महत्व के हैं। और दक्षिणी जर्मनी में प्रादेशिक नगरों के रूप में म्यूनिक, यह जो एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया है वो क्या है? म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट, नुरेमबर्ग, फोर्थ नगर हैं।
और फ्रांस में स्ट्रेटबर्ग और नांसी, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख, इसी तरह के नगर हैं। अब जो है आगे अपन देखेंगे तो इसमें अपन सबसे पहले जो है ये किन किन की जो अन्य जो केंद्रीय स्थानों की जो विशेषता है उन विशेषताओं को अपन ने इसमें देखा है। अब जो देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखें तो इसमें जो है क्रिस्टलन ने राजधानी नगर को जो रीजनल कैपिटल सिटी यानी रिचर्ड का नाम या आर नाम जो कैपिटल का नाम दिया है। उसके अनुसार आर और एल नगरों के बीच मध्यवर्ती प्रकार के नगर भी मिलते हैं। इसमें क्या है, मध्यवर्ती प्रकार के नगर भी इसमें मिलते हैं। हैम्बर्ग, कोलोन, डसेलडॉर्फ, एरोन, म्यूनिक इसी प्रकार के मध्यवर्ती नगर हैं। ये सभी अपने केंद्र यानी रिच के काफ़ी बड़े भाग की सेवा करते हैं। फ्रांस में बोर्डेक्स, लियोन, मार्सेली तथा इटली में मिलान, नेपल्स इसी प्रकार के नगर हैं। क्रिस्टलन ने बस्तियों की केंद्रीयता यानी सेंट्रलिटी को ज्ञात करने के लिए जनसंख्या के साथ साथ टेलीफोन सेवा, ये आपको ध्यान रखनी है, यानी केंद्रीयता को ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलन ने क्या है, जनसंख्या के साथ साथ क्या है, टेलीफोन सेवा पर भी ध्यान दिया है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। टेलीफोन सेवा पर भी इन्होंने ध्यान दिया तथा इनकी गणना करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन भी किया, जिसका उल्लेख बस्तियों के पदानुक्रम नामक अध्याय में दिया है। जो इन्होंने बताया है वो अपन देखेंगे बाद में। उसने दक्षिणी जर्मनी में 1000 व्यक्तियों के बीच टेलीफोनों के अनुपात को देखने का प्रयास किया है तथा स्थानीय उप क्षेत्र में टेलीफोनों के घनत्वों को भी ध्यान में रखा है। एक विकसित क्षेत्र जैसा कि बवेरियन आल्प्स जनसंख्या से काफ़ी कम टेलीफोन रखते हैं तथा टेलीफोन की उतनी संख्या से पैलेटिनेट है। इसके केंद्रीय महत्व में बेवेरियन आल्प्स की बात नहीं बताएगी। यदि टेलीफोनों का प्रयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता तो यह केंद्रीयता को निर्धारित करने का मापदंड माना जा सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टेलीफोनों का प्रयोग व्यापारिक कार्यों के साथ साथ घरेलू कार्यों के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे किया जाता है। ई उलमैन का कहना है कि केंद्रीयता यानी सेंट्रलिटी को निर्धारित करने के लिए यह भी एक मापदंड रखा जा सकता है कि उस नगर के अन्य नगरों को कितने टेलीफोन किए जाते हैं, प्रत्येक नगर के व्यापार के आंकड़ों को कि कितने व्यक्ति इन कार्यों के लिए यहाँ आते हैं या प्राप्त करना असंभव है। इसको जानने के लिए कुछ और तरीके हो सकते हैं। यदि हम जान ले जाए कि ग्राहकों की औसत संख्या विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित विशिष्ट कार्यों को बनाए रखने के लिए कितनी होनी चाहिए, अतः इन कार्यों की सेवा यानी इन कार्यों की किसी क्षेत्र में अधिकता या अधिक नगरीय जनसंख्या को बताएगी, वह केंद्रीयता को निर्धारित करने का मापदंड बनेगी। तो ये जो है इसमें आप ये जो आपके सामने ये जो चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हो यानी LPCBKAM, ठीक है। ये जो इन्होंने यानी शंक्वाकार रूप में इन्होंने ये जो डायग्राम बनाया है और उसके बाद में ये साइड में आपका ये षटकोणी जो आकृति है, इस षटकोणी आकृति के रूप में इन्होंने बाजार यानी ये जो इनके जो सेवा क्षेत्र जो हैं उनके रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। यानी केंद्रीय स्थान मार्गों का संगम केंद्र होता है। केंद्रीय स्थान जो होता है वो क्या है, मार्गों का संगम केंद्र होता है। और ये जो डॉट है केंद्रीय स्थान और मार्ग जो है वो लाइन के रूप में इन्होंने दर्शाए हैं। यानी कार्यों केंद्रीय स्थानों का ये पिरामिड इन्होंने बताया है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत का जो मूल्यांकन अपन देखें, एसेंशियल्स की बात करें तो मूल्यांकन की बात करें तो इसमें अपन आगे इसको सिद्धांत को आगे डिटेल में अपन देखेंगे किस प्रकार के प्रशासनिक सेवा केंद्र या सिद्धांत इन्होंने जो अलग अलग दिए हैं। इन्होंने 3 सिद्धांत मुख्य रूप से दिए हैं, ठीक है, बाजार सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत और ये जो यातायात सिद्धांत के बारे में। तो ये जो आगे अपन देख लेंगे अगले वीडियो में। इसमें अपन देखेंगे केंद्रीय स्थान सिद्धांत का जो मूल्यांकन है, केंद्रीय सेवाओं का पहला जो है वो क्या है, केंद्रीय सेवाओं का केंद्रों में इस तरह से जमा हो जाता है जिससे
कि उनको 6 या 7 वर्गों में केंद्रीय कार्यों की संख्या व विशेषताएं तथा उनसे संबंधित जनसंख्या के आधार पर रखा जा सकता है। कितने? 6 या 7 वर्गों में केंद्रीय सेवाओं का केंद्रों में इस तरह से जमा हो जाता है कि जिससे उनको 6 या 7 वर्गों में केंद्रीय कार्यों की संख्या या व विशेषताओं तथा उनसे संबंधित जनसंख्या के आधार पर रखा जाता है। अब जो है दूसरा जो वो है एक उच्च स्तर या वर्ग का केंद्र निम्न वर्ग केंद्र के कार्य भी संपादित करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी एक उच्च स्तर या वर्ग का केंद्र निम्न वर्ग केंद्र के कार्य भी संपादित करता है। ऐसा नहीं उच्च वर्ग का जो है वो उच्च कार्य ही या सेवा क्षेत्र का कार्य करता है। ठीक है। तीसरा जो है केंद्रीय स्थानों का सेवा क्षेत्र वृत्ताकार के स्थान पर क्या होता है? षटकोणी। ये अपने को ध्यान रखना है। वृत्ताकार के स्थान पर क्या होता है? वो षटकोणी होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक बार और रिपीट कर देता हूँ, केंद्रीय स्थानों का सेवा क्षेत्र क्या होता है? वृत्ताकार के स्थान पर क्या होता है? षटकोणी। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। इसका सेवा क्षेत्र मधुमक्खियों के क्या है? छत्ते की भांति षटकोणीय आकार में फैला होता है, जिसमें ज्यामितीय आधार पर प्रत्येक केंद्र अपने निम्न वर्ग की, यानी वो जो ज्यामितीय आधार पर क्या है? प्रत्येक केंद्र अपने से निम्न वर्ग की लेकिन एक समान वर्ग की 6 बस्तियों से घिरा रहता है। अपने से क्या है? एक तो निम्न वर्ग की और उसके जो समान जो है जो भी बस्तियां हैं वो उसे 6 बस्तियों से वो घिरा रहता है। ये सभी 6 बस्तियां समान अंतर पर स्थित होती हैं। एक वर्ग से दूसरे वर्ग के केंद्रों में अंतर या दूरी अनुरूढ़ 3 द्वारा बढ़ती जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अनुरूढ़ 3 द्वारा ये दूरी बढ़ती जाती है। निम्न चौथा जो है वो क्या है? निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की नगरीय जनसंख्या, यानी निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की नगरीय बस्तियां आरोही क्रम में एक पिरामिड बनाती हैं। यानी निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की नगरीय बस्तियां क्या है? आरोही क्रम में एक पिरामिड बनाती हैं तथा इनमें पाए जाने वाले कार्यों का अनुपात उसी तरह बढ़ता जाता है। पांचवा जो है वो है केंद्रीय स्थान के स्थापन व विकास पर यातायात सुविधाओं व ट्रैफिक प्रवाह का नियंत्रण रहता है। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी केंद्रीय स्थान के स्थापन व विकास पर यातायात सुविधाओं व ट्रैफिक प्रवाह का नियंत्रण रहता है। इस पर क्या है? सभी प्रकार के ट्रैफिक प्रभाव डालते हैं। निम्न वर्ग के केंद्र पर अरीय मार्गों का प्रभाव होता है, जबकि इस वर्ग से उच्च वर्ग के केंद्र पर सीधे मार्गों का प्रभाव पड़ता है। यानी निम्न वर्ग के केंद्र पर क्या है? अरीय मार्गों का प्रभाव पड़ता है, और जबकि इस वर्ग से उच्च वर्ग के केंद्र पर क्या है? सीधे मार्गों का प्रभाव पड़ता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्या है? निम्न वर्ग के केंद्र पर क्या है? अरीय मार्गों का प्रभाव पड़ता है, और इससे जो ऊंचा जो वर्ग है उस पर क्या है? सीधे मार्गों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। एक उच्च वर्ग का केंद्रीय स्थान अपने से निम्न वर्ग की बस्तियों से अरीय मार्गों द्वारा जुड़ा रहता है। यानी एक उच्च वर्ग का केंद्रीय स्थान अपने से निम्न वर्ग की जो बस्तियों से अरीय मार्गों द्वारा जुड़ा रहता है। छठा जो है वो है एक समान वर्ग के केंद्रों की संख्या और उनकी स्थानिक दूरियों पर उस प्रदेश जिसमें यह केंद्र स्थित है की आर्थिक दशा का प्रभाव भी पड़ता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी उनकी दूरियां जो है उनके बीच में वो क्या है? उस केंद्र पर जो वहाँ पे जो है उनकी आर्थिक जो दशा है उस क्षेत्र की, उसका भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। और केंद्रीय स्थान की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें क्या है? जो काफ़ी मात्रा में जो संख्या जो है काफ़ी
अधिक होते हैं और नवा जो है उच्च स्तर के केंद्रीय स्थान जनसंख्या से में कम होते हैं। उच्च स्तर के जो केंद्रीय स्थान होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या में काफ़ी कम होते हैं, तथा निम्न स्तर के केंद्रीय स्थान संख्या में काफ़ी अधिक होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। उच्च स्तर के जो केंद्र होंगे वो क्या है, संख्या में बहुत कम होंगे यानी कम होंगे, और निम्न स्तर के जो केंद्रीय स्थान वो संख्या में काफ़ी अधिक होते हैं। 10वां जो बिंदु है वो एक ही स्तर के केंद्रीय स्थान एक से केंद्रीय कार्य रखने वाले होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक ही स्तर के जो केंद्रीय स्थान एक ही स्तर के केंद्रीय स्थान एक से केंद्रीय कार्य रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपन देखें, ठीक है, तो 11वां जो अंतिम बिंदु है, केंद्रीय कार्यों की देहरी यानी जो सीमा जो होती है देहरी, ठीक है, उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करती हैं। देहरी जो है वो क्या है, उनकी उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करती है। अब केंद्रीय सिद्धांत की जो आलोचना है उस आलोचना में अपन देखेंगे तो केंद्रीय सिद्धांत की जो आलोचना है, ई उलमेन का कहना है कि कुछ स्थानीय कारणों से केंद्रीय स्थानों के वितरण की यह योजना बेकार सिद्ध हो जाती है। ऐसा प्रमुख रूप से औद्योगिक जमाव वाले क्षेत्रों या प्रमुख यातायात मार्गों के सहारे होता है। क्रिस्टलन ने भी इस बात को आंका है। यातायात ही केंद्रीय कार्यों व माल की वितरण करने का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि यह एक रेखीय कारक यानी लीनियर फैक्टर है। यह एक महत्वपूर्ण यातायात मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर से केंद्रीय स्थान स्थापित होते जाते हैं और उनका सेवा क्षेत्र वृत्ताकार या षटकोणीय रूप नहीं प्राप्त कर पाता है, बल्कि यह सेवा क्षेत्र मुख्य यातायात मार्ग से समकोण बनाता हुआ फैल जाता है। कुछ केंद्रों का तो सेवा क्षेत्र यह भी रूप ग्रहण नहीं कर पाता है। भारी औद्योगिक प्रदेशों में केंद्रीय स्थानों की यह योजना इतनी बेकार सिद्ध होती है कि यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत नगरीय स्थापना यानी अर्बन लोकेशन के बारे में बहुत थोड़ा सा ही महत्व रखता है, अधिक नहीं। यद्यपि इस योजना की कुछ बातें कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में लागू होते हुए मिल जाती हैं, जैसे रूर व कोलोन। ये अपने को ध्यान रखना है, ये जो है कहाँ पे, रूर और कोलोन में देखने को मिल जाती हैं, देखने को मिलती हैं। इस सिद्धांत पर यातायात साधनों व औद्योगिक जमाव के अलावा अन्य बातों का प्रभाव भी पड़ा है। भूमि का उपजाऊपन, कृषि का प्रकार, कृषि की गहनता, धरातलीय दिशा, सरकारी संगठन आदि भी केंद्रीय स्थानों को सेवा क्षेत्र के षटकोणीय रूप को बिगाड़ने या संशोधन करने में सहायक होते हैं। केंद्रीय स्थानों की यह पद्धति न तो निश्चित है और न ही अस्थायी। यह परिवर्तन का विषय है और बदलती हुई परिस्थितियों के विकास से प्रभावित होती हैं। यातायात में विकास व सुधार का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अच्छे मोटर मार्गों की क्रय सुविधा यानी अच्छे मोटर मार्गों की सुविधा क्रय विक्रय के क्षेत्र में परिवर्तन कर देती हैं। इसके कारण क्या है, छोटे केंद्र और भी छोटे हो जाते हैं तथा बड़े केंद्र और भी बड़े होते जाते हैं। इस प्रकार के जो है उनके इस प्रकार के क्या है, उनके जो कार्य हैं उन कार्यों को हम देखें तो बड़े होते जाते हैं, यानी छोटे क्षेत्र क्या है और छोटे होते जाते हैं और बड़े केंद्र क्या है और बड़े होते जाते हैं। इस प्रकार उनके व्यापार क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में भी परिवर्तन होता जाता है। जब एक क्षेत्र में रेलों की अपेक्षा सड़क मार्गों का जाल फैल जाता है तो नगरीय केंद्र आपस में इतने आसपास स्थापित हो जाते हैं कि उनकी षटकोणीय योजना बेकार सिद्ध हो जाती है। ठीक है, यानी ये क्या है, इस प्रकार के जो व्यापारिक जो क्षेत्र हैं या व्यापारिक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। जब एक क्षेत्र में रेलों की अपेक्षा सड़क मार्गों का जो जाल है वो फैल जाता है तो नगरीय केंद्र आपस में इतने आसपास स्थापित हो जाते हैं कि उनकी षटकोणीय योजना बेकार सिद्ध हो जाती है।
क्रिस्टलर ने अपनी योजना को लागू करने का अथक प्रयास किया, लेकिन उनका यह सिद्धांत उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ठीक सिद्ध नहीं हो पाता है। बोबेक ने इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की। वह कहता है कि जर्मनी व इंग्लैंड की 2/3 जनसंख्या नगरों में निवास करती है और जर्मनी में इन नगरों की संख्या का केवल 1/3 भाग केंद्रीय स्थानों के रूप में विकसित हैं। अधिकांश नगर या तो औद्योगिक नगर हैं या कृषकों द्वारा बसाए गए गांव। वह यह भी कहता है कि संसार में अपवाद मिलना एक साधारण बात है, जैसे कि हिंद चीन के टांकिन डेल्टा में ग्रामीण बस्तियां ही मिलती हैं। संसार के व्यापारिक बंदरगाह जैसे लंदन, रॉटरडम, सिंगापुर आदि में ऐसे अपवाद देखने को मिलते हैं। कुछ आपत्तियां तो इसमें ठीक हैं। एक विद्वान का कहना है कि क्रिस्टलर के पास सही व उत्तम आंकड़े उपलब्ध थे, जिनके कारण ही वह यह सिद्धांत प्रस्तुत कर सका। बोबेक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस सिद्धांत का अपना महत्व है और यह कुछ क्षेत्रों पर लागू भी होता है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत की यह योजना संभवतः धरातल पर बस्तियों के वितरण के बारे में उसी प्रकार से बताती है जिस प्रकार से केंद्रीय वलय सिद्धांत यानी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी नगर के भीतर की भूमि उपयोग के बारे में बताता है। यह सिद्धांत सभी क्षेत्रों के लिए एक निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं कर पाता है। यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है तथा बस्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण का एक अच्छा साधन है। ठीक है, तो अपने को कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी जो है बर्गेस की, वो भी अपन देखेंगे इसमें आगे। अपन ये जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। ये जो सिद्धांत अपन आगे के वीडियो में पूरा जो है और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।